गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग का सबका कमेंट में देख रहे थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप क्लास कर रहे हैं और आप हम लोग देख रहे थे एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर संविधान की बातें, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें और लगभग बहुत सारा टॉपिक आप अच्छे से कवर भी कर रहे हैं, अच्छे से उसके प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और उन सभी टॉपिक पर कुछ हम एमसीक्यू भी लेते हैं। इस तरह से हम लोग का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, उसमें मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट क्यों है, फिर हमने आपको दिखाया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर आर्टिकल नंबर, मतलब अगर राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हमने प्रियम्बल से उसको जोड़ा था, प्रस्तावना से उसको जोड़ा था कि आखिर में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों प्रेसिडेंट का पद लेके आए थे। तो हमने वहाँ से 13 दिसंबर 1946 की बातें हम लेकर आए थे कि जो प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है, जो संविधान में प्रेसिडेंट को शामिल किया गया, तो इसकी पहली झलक कहाँ मिली। तो हमने पहली झलक बताया था कि जैसा कि प्रियम्बल में हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है, जो स्टार्टिंग था 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रियम्बल के बारे में चर्चा की थी और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उस प्रियम्बल की चर्चा की थी और उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। उसमें 13 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसी समय हम लोग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों कंसेप्ट ले लिया था। और अगर एक सिंपल मीनिंग में देखा जाए, उसका बाद में इंटरप्रिटेशन के रूप में देखा जाए, तो डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर से एक बिहेवियर में जोड़ा गया और रिपब्लिक प्रेसिडेंट से जोड़ा गया। और इस तरह से हमने प्रेसिडेंट के ऊपर प्रियम्बल से उठाकर फिर हमने अपने देश में प्रेसिडेंट का पद क्यों रखा उसको देखा, फिर कैसे लिया गया, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, हम लोग उसके बारे में देखें। और इस तरह से टॉपिक में हमने आर्टिकल्स नंबर 52, आर्टिकल्स नंबर 53 और आर्टिकल्स नंबर 54, इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर हमने चर्चा किया। जिसे भी इन 3 आर्टिकल्स के बारे में देखना होगा वो पिछले क्लास में जाकर देखेंगे। 52 में था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली एक पोस्ट को क्रिएट किया गया, एक पोस्ट रखा गया और कहा गया कि प्रेसिडेंट की शुरुआत हो चुकी है आर्टिकल नंबर 52 से। 53 में कहा कि जो यूनियन पावर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जो संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित का मतलब कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो भारत का है वो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के आदेश से होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति की शुरुआत कहां से होगी? राष्ट्रपति के आदेश से, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। अर्थात कोई भी जो केंद्र सरकार जो कानून जारी करेगी वो कानून किसके सिग्नेचर से जारी होगा? वो प्रेसिडेंट से सिग्नेचर से होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। और इस संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में हमने एक और विस्तार से पढ़ा था। वो आर्टिकल नंबर था 73, आर्टिकल नंबर था 74 और आर्टिकल नंबर था 75। तो जनरली हम लोग 74 में हमने देखा था कि इस संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति 53 को 74 से जोड़ दिया जाए। आप आर्टिकल जोड़ना सीखिए, थोड़ा सा एलिब्रेट करना सीखिए। अब देखिए आपका लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन का बनते जा रहा है। अगर हम लोग आर्टिकल 53 और 74 को मिला के पढ़े तो क्या कहेगा कि नहीं 53 में तो ये कहा गया
कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये 53 में था, लेकिन इसका कोई फंक्शन तो यहाँ नहीं था। कोई उसकी अगर दिमाग में आया कि ठीक है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो सिंपल अर्थ में तो यही ना हुआ कि जो जैसे इस घर का माल, आपके घर के जो अटॉर्नी, आपके घर का जो सारा अधिकार होगा पिताजी में निहित होगा। तो इसका यही मतलब हो रहा है कि घर का सारा काम पिताजी के द्वारा संपन्न किया जाएगा, अर्थात घर का सारा काम पिताजी के द्वारा ही डिसीजन, फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अगर उसी जगह हम कह दें कि नहीं, घर दादाजी हैं तो घर का सारी जो कार्य प्रणाली है वो दादाजी के नाम से होगी, तो दादाजी के नाम से होगी, लेकिन दादाजी तो घर पर है, उनके नाम से कार्ड छप गया, सब कुछ हो गया, मकान का नाम लिखा गया, जमीन खरीदा गया, लेकिन सारा काम तो पिताजी कर रहे हैं। पिताजी दादाजी बोलते हैं कि हाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया, आप उसको मुहर लगा दिए। तो उसीलिए 53 में केवल नाम था और 74 में यह कहा गया कि इस कार्यपालिका शक्ति जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को जो राष्ट्रपति एक्सरसाइज करेगा, मतलब जो राष्ट्रपति प्रयोग करेगा, वो स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रयोग करने के लिए नहीं है, वो अपने से प्रयोग नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके लिए आर्टिकल 74 था, इसके लिए अनुच्छेद 74 था कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से करेगा। यह आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया। तो 73 और 74 एक दूसरे के कंटेम्पोररी हैं। 54 में हमने देखा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति का। उसमें अगर डायरेक्ट अनुच्छेद 54 में रहे हो देखे तो लिखा हुआ संविधान में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। अनुच्छेद नंबर 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके बाद 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आज के टॉपिक में लेना है, आज के टॉपिक में निर्वाचन की रीति लेना है। तो टाइम देखो, हमें आज के टॉपिक में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, कल हमने 54 शुरू किया था और आज 55 शुरू करना है, ठीक है ना। तो हमने बस एक पॉइंट केवल यहाँ फिर से ले लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और हमने बताया था इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होंगे? तो हमने बताया था कि इलेक्टेड मेंबर, जिसका ये क्लास छूटा होगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। दूसरा हमने बताया था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। और तीसरा हमने बताया था इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। और हमने चौथा बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पांडिचेरी। तो ये हमने बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टेड वर्ड होना चाहिए। तो राष्ट्र इसी चारों को, जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधान, समझ रहे कि नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या यहाँ लिखेंगे? लोकसभा के
निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर क्या लिखेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर क्या रखेंगे, राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद नहीं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और क्या लिखेंगे, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, यही निर्वाचक मंडल हो गया, यही आपका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। और इसी में जो लोग हैं वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है। जैसे और क्या हम एक चीज और बताए थे कि कहीं भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन ले लेंगे, विधान परिषद, विधानसभा के लेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 ही जगह विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी। इसे दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब तो जम्मू एंड कश्मीर 2 भाग हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर तो विधानसभा है, तब आगे चलकर जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के भी सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। इसी को कहा गया इलेक्टोरल कॉलेज, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इस वर्ड से आप रूबरू रहिए। अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 55 पाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन से प्रोसेस होगा। तो अगर 54 तो कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से होगा। तो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में चर्चा है। और अनुच्छेद 55 में आपको आर्टिकल नंबर 55 है ना, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस है, 57 एलिजिबिलिटी है। तो थोड़ा हम इसको मिटा रहे हैं अभी। ठीक, आइए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें अनुच्छेद 55 का क्लॉज 1 है, 55 का क्लॉज 2 है और 55 का क्लॉज 3 है। तो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी, अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कहा गया। ठीक है। तो ये हमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट रीति कहा गया। ये प्रोसेस कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 55 कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। 55 कहां से लिया गया, आयरलैंड के। आर्टिकल नंबर 55 कहां से लिया गया, आयरलैंड। अब 55 में क्लॉज 1 है, 55 में क्लॉज 2 है, 55 में क्लॉज 3 है ना। तो 51 क्लॉज 1 जो कहता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो एमएलए भाग लेंगे उनकी चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है, जो एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य कैसे वोट देंगे, उनके वोट का वैल्यू क्या रहेगा। तो विधानसभा के सदस्यों के बारे में अभी मैं आपको बेयर एक्ट से इसको क्लियर करूंगा। विधानसभा के सदस्य जो भाग लेंगे, है ना, जो भाग लेंगे और वो कैसे वोट देंगे और उनका वोट वैल्यू क्या होगा, वोट वैल्यू क्या होगा, मतलब उनका मत मूल्य क्या होगा, मत मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। और उसी तरह से 55 का जो 2 चर्चा करेगा वो आपको एमपी के बारे में चर्चा करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य है ना के वोटिंग पैटर्न, है ना, संसद सदस्य के वोटिंग पैटर्न, अर्थात वोट वैल्यू क्या होगा। सुनते हो ना, राष्ट्रपति को 10 लाख वोट मिला, 8 लाख वोट मिला, तो उन सब की कंसेप्ट यही से बहुत लोग पढ़ाते हैं, किताबों में भी समझिएगा, ये आपको नहीं समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जब पढ़े होंगे इलेक्शन में तो आप इतना ही जानते होंगे इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के प्रोसेस की बात आती है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। ये हम जानते जरूर हैं कि एक एमएलए का इतना वोट हुआ है, एक एमपी का, लेकिन वो संविधान के किस जगह में उसकी चर्चा है, ये समस्या है कि एक एमपी के संसद सदस्य का वोट। तो ये हो गया एमएलए का वोट और एमपी का वोट।
असली जो फंक्शन है वो आर्टिकल नंबर 55 का क्लॉज 3 है। वो क्या कहता है कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान से समझिएगा इसको, 55(1) और 55(2) में, इसमें अगर आपको मैं डिटेल बेयर एक्ट से अगर मैं बताऊं तो एमएलए है। पहले हम 55(3) देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ईजी है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, शैल बी हेल्ड, किया जाएगा, किस प्रोसेस, इन अकॉर्डेंस विथ, यहां तक तो कोई बात नहीं है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन अकॉर्डेंस विथ, इस तरह से कैसे जैसे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल। पहले बात कहा गया कि निर्वाचन के रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन में पहली बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्शन पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्शन पैटर्न, तो क्या कहा कि जो भी इलेक्शन होगा कैसे होगा, तो सिस्टम ऑफ, पहला यहां बोला सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपको देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये फर्स्ट कैटेगरी में लगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो कैसे होगा, पहला चीज तो बता दिया, क्या बता दिया कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो 55 के 3 में पहला वर्ड क्या मिला कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होगा। कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब ये किस में है, 55 के 1 में है, 2 में है, 3 में है, 52 में है, 54 में है। तो मैनर जहां पर है वो 55 में होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, पहला बात बोला कि क्या बोला, प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात किया गया। तो पहला हमारा एक कंडीशन क्या हो गया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो लोग वोट देंगे उनका एक वोट वैल्यू आपस में एक अनुपात में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। और इसी के लिए आपको पहले क्लियर किया गया एमएलए के बारे में हम बता रहे हैं। तो आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व की तरह होगा। फिर इसमें दूसरा क्या गया, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। और क्या कहा इसमें दूसरा पॉइंट कि सिंगल मतलब एकल, सिंगल मतलब क्या हुआ, एकल संक्रमणीय। दूसरा राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो मेथड उनका वोट का जो होगा वो एकल संक्रमणीय, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय है ना, मत होगा। क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत होगा। तो दूसरा कहा कि उनके फंक्शन में, उनके वोट काउंटिंग में क्या ध्यान दिया जाएगा कि उनके वोटिंग पैटर्न में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल होगा। तीसरा क्या निकल के आता है डिफिनेशन से कि वोट और वोटिंग है ना, वोटिंग ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सेक्रेट बैलेट, है ना, शैल बी सेक्रेट बैलेट। तो जो वोटिंग क्या होगा, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान हो गया, सेक्रेट है ना, सेक्रेट वोटिंग होगा। क्या होगा, सेक्रेट वोटिंग होगा। ठीक, ये 3 तरीका बताया, 3 तरह का रीति बताया, ठीक है ना। ये आपको डिफिनेशन से क्लियर होता है कि 3 तरह का। अब इसी को समझना है, ये 1, 2, 3 राष्ट्रपति के इलेक्शन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहां पर है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मीनिंग क्या होता है, और गुप्त मतदान तो आप समझते ही हैं। और इसी में लिखा हो गया, और इसी में है कि है ना, इनडायरेक्ट, इनका मतदान कैसे होगा, इनडायरेक्ट मेथड से। ये इस प्रक्रिया को प्रोसेस समझने से एक अपना क्लियर हो गया कि इनका मतदान अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। तो ये 4 चीज आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज 3 में है।
पहला क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हम देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ दिखता है, जो कि आप इसमें दिखेगा, आपको 55 के 1 में दिखेगा और 55 के 2 में दिखेगा। ये एकल संक्रमण मतलब अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ है और यहाँ है, अर्थात आर्टिकल नंबर 55 के 3 का अगर डिटेल अगर देखना है तो किससे जुड़ा हुआ है, तो 55 का 1, 55 का 2। तो आर्टिकल में 55 का अगर 3 समझना है तो 3 समझने के लिए इसको एक साथ 51 का क्लॉज 1 और 55 क्लॉज 1 और 55 का क्लॉज 2। एकल संक्रमणी जो है इसका रिलेशन कहां पर है, इसका रिलेशन काउंटिंग से है। एकल संक्रमणी का रिलेशन कहां से है, काउंटिंग से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखिए वोट है ना, एकल संक्रमणीय है ना, जो आप काउंटिंग से जब इलेक्शन हो गया और जब बैलेट पेपर गिना जा रहा है, जब बैलेट पेपर एक एक बैलेट पेपर गिना जा रहा है, उस स्थिति में आपको इसका समझेंगे कि एकल संक्रमणीय। तो इन्हें वोट देने से वोट गिनने, वोट देने की प्रक्रिया, जैसे आपको राष्ट्रपति में मान लीजिए कि आपको 4 लोग खड़े हैं, तो ये नहीं कि आपको मान लीजिए ABCD 4 लोग खड़े हैं या राम मोहन सोहन श्याम खड़ा है, तो आपको राम पसंद है तो ये नहीं कि आप राम को वोट दे के चले आइएगा, आपको बैलेट पेपर खत्म हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आपको राम को भी वोट देना है, श्याम को भी वोट देना है, मोहन को भी वोट देना है और गुप्ता को भी वोट देना है। हाँ, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको 1 लिखना पड़ेगा, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4। तो ये जो एकल संक्रमणी, उसके बाद ट्रांसफरेबल, आपको वोट किसी दूसरे को भी गिना जा सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्लास तो इसमें लगेगा ही, लेकिन आप पहले इतना डिटेल से तो समझ रहे हैं ना कि ये चीज कहाँ था, किताबों में सुनते थे, मिशन में सुनते थे, ये चीज किताबों में कहाँ है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि कैसे इनका रिलेशन MLA और MP से है, इस वर्ड का रिलेशन इनसे है, ठीक। फिर उसको एकल संक्रमणी इलेक्शन के दौरान और उसके काउंटिंग से, ठीक है। और गुप्त मतदान तो मतदान देने का तरीका है कि कैसे देंगे, सब लोग को दिखा तो देंगे नहीं, तो हमारे यहाँ जो इंडियन डेमोक्रेसी में एवरी लेवल, जो पंचायत से लेकर कोई भी लेवल है, उसमें हम लोग अपना मतदान बिना किसी को बताए देते। इसलिए आप देखते होंगे जिस कमरे में आप वोट देने जाते हैं उसमें क्या है, घेर के रखा जाता है और कोई देख नहीं पाता EVM मशीन को, आप ही केवल देख पाते हैं। तो मतदान देने का तरीका गुप्त मतदान। और इस प्रकार से जो हम मतदान दिए तो उसको हम पूछेंगे अच्छा हम डायरेक्ट दिए कि इनडायरेक्ट, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन तो हम देने गए नहीं, तो जब जनता देने जाती है तो डायरेक्ट होता है, और कोई और दे जनता नहीं दे तो बस इतना ही समझिए कि इनडायरेक्ट है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में MLA और MP देते हैं, जनता तो दे नहीं रही है, तो MLA MP जनता देगी तो डायरेक्ट, और कोई और भी और देगा, जनता आम कॉमन जनता न देकर कोई और देगा तो उसका हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इस रूप में हम लोग 55 के बारे में देख रहे हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद। अब देखते हैं कि कैसे, ये आप हमेशा याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब हम बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। देखिए पहले हम इसको 55 के ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखिए वोटिंग पैटर्न पाते हैं। चलिए अब हम लोग 55 के, अब यहां पर तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग देगा, MLA, ठीक। अब समझिए कि सभी राज्यों के MLA हो गया। अगर हम टोटल MLA, एक और कंसेप्ट, अगर टोटल MLA की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में मान लीजिए कि 28 विधानसभा है और 3 यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक राज्य की विधानसभा से बिहार में 243 MLA हैं, यूपी में आपको 401 है, कहीं 70 है, कहीं 75 है, कहीं 145 है। तो अगर 28 राज्य को और 3 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लीजिएगा, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, तो मान लीजिए कि 4100 से 4200 तक विधायक हैं। पूरे देश में कितने विधायक हैं, 4200 या 4300, ठीक है, 4100 4200 के लगभग आसपास है। एक मोटा मोटी हम आंकड़ा लेते हैं कि 4200 विधायक, इसी में 10-20 आगे पीछे होता है, तो 4200 विधायक हुए। और MP कितना है, तो हमारे देश चूंकि इलेक्टेड जोड़ना है,
इलेक्टेड एमपी। तो लोकसभा में ऐसे तो आपको 545 लोग हैं, लेकिन निर्वाचित कितने होते हैं? 543। एमपी लोकसभा में 543 हो गए, और राज्यसभा में ऐसे 245 एमपी हैं। 245, लेकिन इलेक्शन कितना पर होता है? 233 पर राज्यसभा में। तो 3 3 6 और 4 3 7 5, तो 700 कुल राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने एमपी भाग लेते हैं संसद के लोग? 776। 776। अब बताइए, कुल एमपी की संख्या 776 और कुल एमएलए की संख्या 4220, जोड़ दीजिएगा तो लगभग मान लीजिए कि मतलब 4700 4800 आ गया, है ना? मतलब 776 200 776 जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 7 9 4976। मान लीजिए इस तरह से टोटल जो वोट देने वाले लोग हुए, पर्सन एक एक आदमी करके गिनिएगा, तो लगभग आपको 5000 के 4900 कुछ हुए, लगभग 5000 के लोग वोट दे रहे हैं। अब 5000 के लोग वोट दे रहे हैं, कुल मिला कितने लोग हैं? लगभग 5000। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति को इलेक्शन में 8 लाख वोट प्राप्त हुआ। सोचिए कि वोट कितने लोग टोटल मिलके? अरे भाई, विधायक पटना बिहार में कितना विधायक? 243, यूपी में 401, तो सभी राज्य के विधानसभा का जोड़ दीजिए, तो टोटल लोग हैं 5000, और वोट मिलेगा कितना? 8 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 4 प्रत्याशी हैं, सबका लाख में आता है। तो इसी को तो समझना है कि 5000 लोग वोट दिए और वोट हो गया 11 लाख, लगभग 10,49,000 समथिंग। तो फिर इसका मतलब कि इसका ये तो तभी हो सकता है ना कि एक एमपी का वोट कुछ हो, एक एमपी का वोट 600 हो या 708 हो, कुछ भी हो, और एक एमएलए का भी वोट कुछ हो। मान लीजिए एक विधायक वोट देता है तो उसका वोट कितना माना जाए? मान लीजिए 145 147, तब जाके हो सकता है। तो अब देखिए, एक एमएलए का, अगर एक एमएलए एक विधायक जी वोट देते हैं तो उनका, हाँ, एक विधायक जी वोट देंगे तो किसी राज्य में उस विधायक का 110 वोट आया, गिना जाएगा। जैसे होता है ना कि एक बॉल पर आप मारे, बॉल एक फेंका गया और वो बैट से बॉल गेंद बाहर चला गया बाउंड्री से, तो क्या हो गया? 6 रन। तो उसका 6 रन, और उसी पे 1 रन भी गिनाया, और वहीं से बॉल पर 6 रन भी गिना सकता है। अगर उस तरह से 10 बॉल मार दिया बाउंड्री को, तो उसके कितना रन हो गया? 60 रन। लेकिन गेंद कितना मारा? 10। उसी तरह से विधायक एक है, एक विधायक वोट दिया तो उसका वोट वैल्यू क्या है? 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, या 40 होगा, 30। ये जरूर है, इसी को तो बोल रहे हैं आनुपातिक पद्धति, 1:1 इतना, इसी को हम बोल रहे हैं अनुपातिक पद्धति, प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो उसके लिए एक डिफिनेशन है, एक एमएलए का वोट कितना होगा, मैं उसको लिख रहा हूं। इसको लिख के फिर अगले क्लास में भी समझाऊंगा, क्योंकि टाइम हमारा होने वाला है। धीरे धीरे समझा रहे हैं कि फास्ट में आपको दिक्कत न हो। अब देखिए, तो अनुच्छेद 55 के 1 में 55 के 1 में क्या कहा गया? तो कहा गया कि एमएलए, एक एमएलए का वोट कितना होगा? एक एमएलए का वोट कितना होगा? एमएलए का वोट कितना होगा एक एमएलए का? ठीक, इसके लिए अनुच्छेद 55 के 1 में एक फार्मूला बताया गया। क्या बताया गया है? वो फार्मूला है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। टोटल जिस राज्य का निकाल रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की क्या हो गया? जनसंख्या हो गया। एक एमएलए के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक, ये तो समझ गए, बटा उस राज्य के विधानसभा में विधायकों की संख्या, जिसको हम लिखते हैं द टोटल मेंबर क्या है? टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड member of state legislative assembly, मतलब उस राज्य की विधानसभा में, इसका हिंदी क्या हुआ? उस राज्य
उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक, और डिवाइड फिर होगा 1000। ये अनुपात लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या अनुपातिक, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर फिर इसी तरह से एमपी को भी निकालेंगे। और जो अगला क्लास हमारा होगा उसमें हम इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे और एमपी के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे और फिर दिखाएंगे किस प्रकार से 10 लाख 11 लाख वोटिंग आता है। तो अगले क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे और इसके साथ आप नेक्स्ट क्लास में जुड़िए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।